बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे टार्क। टार्क क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेटेबल है, तो हम ये देखते हैं कि फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है, यानी कि वो असर जिसकी वजह से बॉडी जो है वो रोटेट करती है फोर्स की एक्शन की वजह से, तो ये कहलाता है टॉर्क। इसलिए हम कहते हैं कि टर्निंग इफेक्ट या रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है वो टॉर्क कहलाता है। अब टॉर्क किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर एक, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगती है तो उसका ज़ाहिर है टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। बॉडी जो है उसमें रोटेशन का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होगा। और इसी तरह फोर्स की वैल्यू कम होने से जो बॉडी रोटेटेबल है उसके ऊपर टर्निंग भी, उसका इफ़ेक्ट जो वो भी कंपैरेटिवली कम होगा। और दूसरी बात जिसके ऊपर ये टॉर्क डिपेंड करता है वो है कि हम फोर्स किस पॉइंट के ऊपर लगा रहे हैं। अगर फोर्स जो है वो उस पॉइंट से गुजर रही है, यानी कि उसका लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है, यानी कि जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं, तो जाहिर है फोर्स जितनी भी लगती जाए तो बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसका डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर वो इंक्रीज करते जाते हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेटेबल है, तो डेफिनेटली उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो रोटेशनल इफ़ेक्ट जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। छोटी सी एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। आप कॉलेज जा रहे हैं, रास्ते में आपकी मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है, उसका पहिया जो है पिछले वाला वो पंक्चर हो जाता है, तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं। तो मैकेनिक जो है पहले क्या करता है, उसका व्हील जो है वो खोलने की कोशिश करता है नट को। तो पहले छोटा स्पैनर इस्तेमाल करता है। जब वो छोटा स्पैनर इस्तेमाल करता है तो नट नहीं खुलता। और फिर क्या करता है, वो बड़ा स्पैनर इस्तेमाल करता है और फोर्स भी ज़्यादा लगाता है तो नट खुल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जब उसने छोटा स्पैनर इस्तेमाल किया है तो नट से उसके हाथ का जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम था, इसलिए जो फोर्स उसने लगाई उसकी वजह से नट पे इतना टर्निंग इफेक्ट नहीं आया कि वो खुल जाए। लेकिन जब आप उसने स्पैनर भी बड़ा इस्तेमाल किया है और फोर्स भी पहले से ज़्यादा लगाई है, तो डेफिनेटली जो नट के ऊपर टर्निंग इफेक्ट था उसकी फोर्स का वो इंक्रीज़ हो गया और नट खुल गया। इसलिए हम कहते हैं कि टार्क बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा मोमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो समझ आ गई होगी। अब मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म बेसिकली ये, अगर ये देखिए, ये आपके पास एक बार है, इसमें ये फोर्स लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो ये उसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा। और ये बार जो है इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर ये रोटेटेबल है, ये रोटेट कर सकती है। यानी कि ऐसे करें, समझे कि ये जो रॉड था इसके अंदर यहाँ सुराख है और यहाँ एक और जो एक्सल है वो हमने इसके अंदर जो है दिया हुआ है, और इस एक्सल के अबाउट जो है ये बार जो है या रॉड जो है वो रोटेटेबल है। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये वाला, यानी कि ये पिवोटेड पॉइंट होगा जिसके अबाउट रॉड रोटेट कर सकता है। अब ये देखें कि ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन और ये इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहलाता है मोमेंट आर्म। अब देखिए इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी
तो डेफिनेटली टर्निंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, टर्निंग इफेक्ट कम होता जाएगा। अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी कैसे और कम कैसे होगी? अगर दोनों ही ये यानी कि ये पॉइंट वही एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला, यानी कि ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये बॉडी जो है रोटेटेबल है, और ये हम फोर्स लेते हैं। अगर ये फोर्स जो है इस पॉइंट के परपेंडिकुलर लगाई है, इस तरह लगाई है, तो आप ये देखें इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, यानी कि इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये इसका मतलब इसका मोमेंट आर्म बढ़ गया। तो इस सिचुएशन में जो टर्निंग इफेक्ट होगा फोर्स का वो मैक्सिमम होगा, यानी कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसमें रोटेशनल जो इसके रोटेट होने में इसकी, यानी कि ज़्यादा चांसेस, या कह लें कि इसमें ज़्यादा रोटेशन जो है वो क्रिएट करेगी ये फोर्स। उसके मुकाबले में फोर्स भी वही है और ऑब्जेक्ट भी हमारा उसी सिचुएशन में है, लेकिन हमने क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन को तब्दील कर दिया। पहले ये इस तरह इसके परपेंडिकुलर थी, अब इसके पैरेलल आ गई है, यानी कि फोर्स जो है अब उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है इस ओरिजिन से, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जिसके अबाउट ये रॉड रोटेटेबल था उसके अंदर से ही इसका लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है। इसका मतलब इसका मोमेंट आर्म अब 0 के बराबर होगा। तो डेफिनेटली ये बार अब रोटेट नहीं कर पाएगा, मीन इसका जो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की मैग्नीट्यूड को चेंज करने से टार्क जो है वो चेंज होता है, और दूसरी बात यह है कि मूवमेंट आर्म की वैल्यू तब्दील होने से टार्क की वैल्यू तब्दील होती है। तो मूवमेंट आर्म जो है वो देखें दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा फोर्स और ये जो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये समझ लें कि ये ओरिजिन है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो पॉइंट जो अपना फोर्स का जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनता है वो आर है। तो आर अगर इटसेल्फ ज़्यादा होता जाएगा तो भी इसका मोमेंट आर बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ये एंगल के ऊपर, यानी कि आर पोजीशन वेक्टर और एफ के दरमियान जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ये एफ आर है ये एफ है, तो इसका मतलब मोमेंट आर मैक्सिमम होगा और उस पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर मोमेंट आर्म होगा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हमारा जो फोर्स है वो पैरेलल हो जाती है आर के, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो आर की वैल्यू 0 हो जाती है, सॉरी मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 होने की वजह से उसका टर्निंग इफेक्ट भी 0 के बराबर होगा। तो अब इसको ज़रा यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं। ये आपके पास एक लेमिनेटेड किस्म का ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐसे समझ लें कि यहाँ हमने एक प्लेन है उसके ऊपर यहाँ एक कील लगाया हुआ है, यानी कि ये प्लेन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो है ये सुराख है और इसके अंदर हमने एक रॉड जो है इसके परपेंडिकुलर इस तरह खड़ा किया हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है लेमिनेटेड ये इस तरह रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जिसके अबाउट ये बॉडी जो है वो रोटेट कर सकती है। अब अगर इस पॉइंट P के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं F, तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर बनता है वो बनता है R। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो F है इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो R के पैरेलल ले लेते हैं और दूसरा फोर्स का कंपोनेंट R के परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो ये कंपोनेंट बेसिकली ज़ाहिर है यही एक्ट कर रहा होगा क्योंकि पॉइंट जो है फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो ये है। तो हम इसको रिप्रेजेंट यहाँ भी कर सकते हैं यहाँ भी कर सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अब f के दो कंपोनेंट बने, एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट ये बना। अब अगर देखा जाए तो ये जो कंपोनेंट बनता है ये बनेगा f cos ऑफ थीटा। ये ट्राइंगल जो बनती है, इस ट्राइंगल में ये बनता है बेस, और बेस किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ऑफ थीटा। और ये जो कंपोनेंट है ये इस ट्राइंगल में बनता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ये एफ साइन ऑफ थीटा बना, ये एफ कॉस ऑफ थीटा बना। अब इन दोनों कंपोनेंट की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो कितना होगा। अब देखें कि ये जो एफ कॉस ऑफ थीटा की वजह से टार्क है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। क्यों भला, ये देखें वो ये सिचुएशन हो रही है कि हमारा जो एफ कॉस ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, इसलिए एफ कॉस ऑफ थीटा की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट होगा, जो टार्क होगा वो 0 के बराबर होगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये देखिए ये जो एफ साइन ऑफ थीटा है ये सिचुएशन ये क्रिएट कर रहा है, यानी कि उसमें फोर्स जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो ये एफ साइन ऑफ थीटा जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये बनता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर की मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फैक्टर का, ये इस कंपोनेंट का टार्क जो है फोर्स के इस कंपोनेंट का जो टार्क है वो तो 0 हो गया, सारे का सारा टार्क जो है वो इस कंपोनेंट की वजह से है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ इस सिचुएशन में टार्क जो होगा वो आर एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा, यानी कि आर यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एफ जो है बेसिकली उसका वो कंपोनेंट जो ये बांध रहा है, ये परपेंडिकुलर है आर के, वो एफ साइन ऑफ थीटा है। तो ये टार्क की वैल्यू इस सिचुएशन में आर एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर होगी। अब इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एफ को रिजॉल्व करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, हम ऐसा करते हैं कि पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अब पोजीशन वेक्टर जो है उसके दो कंपोनेंट हम इस तरह बनाते हैं कि एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फोर्स आ जाए और एक कंपोनेंट जो है वो पैरेलल टू द फोर्स आ जाए, यानी कि ये कंपोनेंट जो है फोर्स के पैरेलल है और ये कंपोनेंट जो है ये फोर्स के परपेंडिकुलर है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हम ये फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रा करते हैं और ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेटेबल है, यानी कि ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, यानी कि ये लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये देखें ये बनता है हाइपोटेन्यूज, ये बनता है परपेंडिकुलर, ये बनता है बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो ये जो इसका मोमेंट आर बनता है, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो बनता है आर साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह यहाँ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर की मैग्नीट्यूड के बराबर थी, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर नहीं बल्कि आर साइन ऑफ थीटा के बराबर हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि टार्क जो होगा यहाँ आर साइन ऑफ थीटा एफ के बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन देख लें या ये क्वेश्चन देख लें, ये दोनों को इकट्ठा करें, यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ को शो कर रही हैं, आर एफ साइन ऑफ थीटा, आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो हम कह सकते हैं कि टार्क जो होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब अगली बात ये है कि टार्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो इसकी ये होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो नंबर 1 वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ये पढ़ा था पिछले ही आर्टिकल में कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ देखें आर की जगह ए आ रहा है, एफ की जगह बी आ रहा है,
और दोनों के दरमियान आगे साइन ऑफ थीटा, एंगल जो है थीटा, उसका साइन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर को अगर यहाँ देखें, ये ए जो है वो आर से रिप्लेस हो रहा है और बी जो है वो एफ से रिप्लेस हो रहा है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी टार्क की वो आर क्रॉस एफ की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। अब टार्क की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो वो किस तरह, देखें टार्क जो है जिनके बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है। तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो किस डायरेक्शन में ये रोटेटेबल है। इनके फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है या ये कंपोनेंट जो है इसको रोटेट करवा रहा है, तो डेफिनेटली ये जो बॉडी है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। यानी कि ये फोर्स जो है अगर इस बॉडी को रोटेट करवा सकती है तो बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क जो होता है, यानी कि अगर एक फोर्स जो है बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाती है तो उसका हम साइन पॉजिटिव लेते हैं और डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। यानी कि ये इसकी डायरेक्शन होगी, टार्क की डायरेक्शन ये होगी। ये राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें, आर ये एफ, आर पे हाथ रख के राइट हैंड और एफ की तरफ उंगलियां रोटेट करें थ्रू सम अदर एंगल, तो ये हमारे पास वेक्टर अपना टार्क की डायरेक्शन ये होगी, अपवर्ड होगी। तो अपवर्ड टार्क को हम पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है अगर ये इस तरह रोटेट कर रही है ऐसे, तो ये हाथ रख के जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की उंगलियां रोटेट करें तो जो टार्क होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। लेकिन अगर ये बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स जो है इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही हो तो क्या होगा, बॉडी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। जब बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो ये देखिए अंगूठा जो है हमारा नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये आर ये एफ नीचे की तरफ आ रही है फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टार्क होगा उसका साइन नेगेटिव होगा। तो इस चीज़ को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टार्क जो है आर क्रॉस एफ से शो करते हैं। आर पे यानी कि ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है ऑर्डर, वेक्टर्स का ऑर्डर, कि आर को पहले रखना है या एफ को पहले रखना है। अब अगर आर को पहले रखते हैं और एफ की तरफ उंगलियां रोटेट करते हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि टार्क पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन और उसकी वजह से बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो वो टार्क जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाए उसका साइन हम पॉजिटिव लेते हैं। और अगर बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स लगती है और बॉडी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उसका साइन नेगेटिव होगा। यहाँ भी देखें कि टार्क को लिखते हैं जब आर क्रॉस एफ तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, ये आर ये एफ ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन अगर हम एफ क्रॉस आर लेते, यानी कि पहले एफ लेते फिर आर लेते, तो इसका साइन नेगेटिव आता। आर पे हाथ रख के एफ की तरफ उंगलियां रोटेट करते तो अंगूठा नीचे की तरफ आता है। इसका क्या मतलब होता है कि उस वक्त टार्क का साइन नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि अगर इसकी तरतीब बदल दें तो साइन भी नेगेटिव हो जाता है। इसलिए एफ क्रॉस आर का साइन नेगेटिव आएगा, आर क्रॉस एफ का साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। और आर क्रॉस एफ जो है वो जाहिर है हमारा टार्क जो है पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी कि आर पे हाथ रख के उसकी तरफ एफ की तरफ उंगलियां रोटेट करें अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसका उलट क्या होगा, एफ क्रॉस आर तो ये डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और इसको अगर मज़ीद एक्सप्लेन करें तो ये देखें, ये टार्क की जो मैग्नीट्यूड आती है वह है एफ आर एफ साइन ऑफ थीटा, और उसकी डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल वेक्टर से हम शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास यही बॉडी है और ये ओरिजिन है, ये आर है, ये एफ है, तो ये देखिए ये एफ है, ये आर है, ये ओरिजिन है, तो बॉडी इधर रोटेट करती है। इसका मतलब क्या हुआ
कि इसका ये होगा टार्क, तो ये टार्क किसके बराबर होगा, आर क्रॉस एफ के बराबर होगा। अगर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड हो जाए, यानी कि ये अपोजिट हो जाए, तो डेफिनेटली इसका साइन, इसका जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो ये जो हमारा एन वेक्टर है ये एक्चुअली इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर है, उस जो नॉर्मल है उसको शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब बॉडी जो है इस तरह रोटेट करेगी, मीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो डाउनवर्ड होगी। इसलिए हम कहते हैं कि टार्क का साइन पॉजिटिव होता है तो बॉडी जो है वो रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब टार्क का साइन नेगेटिव होता है तो बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। अब अगली बात इसमें ये देखें कि इसके यूनिट क्या होंगे। अब यहाँ देखें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक है इसका फोर्स और दूसरा है मोमेंट आर्म। अब याद रखें यहाँ मोमेंट आर्म जो है, इनके सिंपली हम यहाँ टार को कह सकते थे कि टार जो है एफ और एल का प्रोडक्ट है। अब मोमेंट आर्म की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा, तो आर एफ साइन ऑफ थीटा, ये मोमेंट आर्म इस तरह निकाला जा सकता है। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे कि टार्क के यूनिट क्या होंगे, अब देखें ऐसे यूनिट जो होंगे वो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, तो ऐसे यूनिट न्यूटन मीटर, फोर्स के न्यूटन और मोमेंट आर्म के मीटर। इसको जूल नहीं कह सकते, जूल हम खास वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसके डायमेंशन भी न्यूटन मीटर बनते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो रोल जो लीनियर मोशन में फोर्स का होता है वही रोल एंगुलर मोशन में टार्क का होता है। यानी कि फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है क्या भाई, एक्सलरेशन, फोर्स एक्सलरेशन प्रोड्यूस करती है, और टार्क जो है वो एंगुलर एक्सलरेशन जो है प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टार्क अप्लाई होता है तो उसमें उसका जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। जिस तरह फोर्स लगने से बॉडी की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसी तरह टार्क के लगने से जो रोटेटेबल ऑब्जेक्ट होता है उसकी रोटेशन जो है वो फास्ट होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रोल जो फोर्स का लीनियर मोशन में होता है वही रोल टार्क का एंगुलर मोशन में होता है। उम्मीद है मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात ना समझ आए तो इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।